हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। जैसा कि आप लोग जानते हो, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के साथ साथ हम लोग आरओ के भी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज सेट नंबर 8 करने वाले हैं और इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट हम लोग आरओ के कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उनको देख लीजिएगा। काफ़ी हेल्पफुल क्लासेस हैं आपके रिवीजन के लिए, तो उनको भी कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास का जो टेस्ट पेपर है, सेट पेपर, ये टेक्स्ट बुक सीरीज़ का है। टेक्स्ट बुक का फुल लेंथ का टेस्ट पेपर आज की क्लास में हम करेंगे। हो सकता है पूरा पेपर ना हो पाए तो फिर जितना बचेगा उसके आगे हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में आपको मिलेगा। तो क्लास अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखिएगा, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के पहले सत्र में उद्देश्य प्रस्ताव को स्थानांतरित किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्थानांतरित किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 1946 को किया गया था, तो इसको ध्यान रखना है हमें। और स्थानांतरित किया गया है था, ये यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है, पेश करने की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। जो उद्देश्य प्रस्ताव है यही हमारे भारतीय संविधान का जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, वो बन गया, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। आएंगे हम अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में काफ़ी विचार विमर्श किया गया और काफ़ी तर्क हुए लोगों के बीच। उसके बाद एक संकल्प लक्ष्य अपनाया गया, जिसके जो मुख्य बिंदु हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देना, उसकी राजनीतिक और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के साथ साथ एक संघीय सरकार का रूप होना, और न्याय की गारंटी को सुरक्षित करना, अल्पसंख्यकों की पर्याप्त सुरक्षा करना। ये सारी बातें थी उद्देश्य प्रस्ताव में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिएगा। यहाँ पर हमारे पास ये सूची दे रखी है जिसमें कि हमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, 5 तरीके की रिट्स जारी कर सकता है। जब भी किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो वो अनुच्छेद 32 के तहत क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है भेदभाव निषेध, ये अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत कहा गया है कि जाति, धर्म, लिंग और स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा है संघ के निर्माण का अधिकार, अनुच्छेद 19 में कहा गया है। अनुच्छेद 19 में ये साफ साफ बात कही गई है कि संघ बनाया जा सकेगा। जो मजदूर यूनियंस होते हैं वे लोग अपना संघ बना सकते हैं, अपनी यूनियन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। तो ये वाला भी सही सुमेलित है। जो ऑप्शन नंबर 4 है, जीवन की रक्षा का अधिकार, ये सही सुमेलित नहीं है। जीवन की रक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, ना कि अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। 20 में क्या आता है? अनुच्छेद 20 में आता है दोष सिद्धि के विरुद्ध अधिनियम है कि किसी भी व्यक्ति को अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विरुद्ध संबंध में सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। और अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही जीवन से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं, ठीक है। अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी लागू रहते हैं। ये किसी भी स्थिति में इनको निलंबित नहीं किया जा सकता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, अनुच्छेद 20 एक बात और कहता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया नहीं जा सकता है जो अपराध किए जाने के समय उसने नहीं किया था, और किसी भी व्यक्ति को उसके खिलाफ गवाही देने के लिए भी उसे प्रेशराइज नहीं किया जा सकता है, और किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती है। ये सारी बातें किस में बताई गई हैं? अनुच्छेद 21 में बताई गई, अनुच्छेद 20 में बताई गई हैं, ठीक है। आर्टिकल 20 में बताई गई हैं, जो कि फंडामेंटल राइट्स का एक महत्वपूर्ण भाग है। फंडामेंटल राइट्स की एक डिस्क्रिप्टिव क्लास आप लोगों को मिल जाएगी, जिसका कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसमें सारे फंडामेंटल राइट्स को डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ाया गया है, तो आप लोग समय निकाल कर वो क्लास भी देख सकते हैं, ठीक है। क्लास देख लेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और जो भी क्वेश्चंस कहीं से भी बनते हैं किसी भी एग्ज़ाम्स में, वहाँ से आपको क्वेश्चन
अगर अच्छे तरीके से क्लास समझ में आ गई है तो फंसना ही फंसना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए, पहले मतदान की जो आयु थी ये कितनी थी? 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में और राज्य विधानसभा में चुनाव के दौरान ये आयु घटा करके 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। कौन से अधिनियम के द्वारा? 61वें 61वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? 1988 में आया था, ठीक है। अनुच्छेद 326 जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में है, जो कि संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों से संबंधित है। देश की चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी को बढ़ाने के लिए इसी आयु को, जो 21 वर्ष हुआ करती थी, उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति भाग 5 में आते हैं। और अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। भारत, और ये पद जो है ये कभी भी खाली नहीं रह सकता है, ये बात भी भारतीय संविधान में कही गई है। और शपथ और प्रतिज्ञान से जो अनुच्छेद संबंधित है ये अनुच्छेद 60 है। जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनकी शपथ का प्रारूप भी कहाँ पर दिया गया है? ये अनुच्छेद 60 में ही दिया गया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सारे अनुच्छेद दे दिए गए हैं जो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित हैं, और भारत के राष्ट्रपति की एक डिस्क्रिप्टिव क्लास, उसके साथ साथ भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में भी जो भी अनुच्छेद हैं और जो उनकी शक्तियां हैं, उनके जो भी दायित्व हैं, सारी बातें बताई गई हैं। एक कंपैरेटिव एनालिसिस की गई है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के बारे में, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये आप लोग जा कर के देख सकते हो सारे। अगर कोई डाउट्स होता है तो आप लोग मुझसे कंसर्न कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, जिससे का कि निवारण जल्दी से जल्दी किया जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, हमें बताना है। तो पहला कथन क्या है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं, ये बात भी सही है। 90 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा की, ठीक है। मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में केवल 1 सीट है, तो ये दूसरी वाली बात भी सही है। तो इस तरीके से हमारे दोनों कथन सही हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। जिला न्यायाधीशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन सही है हमको ये बताना है। तो पहला दे रखा है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। जिला न्यायाधीश के स्थानांतरण का अधिकार मुख्यमंत्री को है। ये दोनों ही बातें गलत हैं। जो जिला न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संस्तुति पर की जाती है, ठीक है। और स्थानांतरण का जो अधिकार है ये मुख्यमंत्री को नहीं होता है। तो ये दोनों ही कथन गलत हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा ये हो जाएगा ए और बी दोनों ही सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 ना तो ए ना तो बी ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अधीनस्थ न्यायालयों की हम संरचना देख लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो हम लोग अधिकतर पढ़ के ही जाते हैं, लेकिन ये अधीनस्थ न्यायालय के बारे में क्या होता है, ये जो क्वेश्चन बनते हैं समटाइम्स अलग सा क्वेश्चन आना होता है, तो यहाँ से आ जाता है और हम जनरली यूजुअली वो पढ़ कर के नहीं जाते हैं। तो एक बार इसको देख लेते हैं। पहले न्यायालयों की संरचना और क्षेत्राधिकार देखते हैं। अधीनस्थ न्यायालय न्यायपालिका की संगठनात्मक संरचना, अधिकार क्षेत्र और नामकरण राज्यों के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, इसलिए वे अलग अलग राज्यों में थोड़े भिन्न होते हैं, ठीक है। आमतौर पर उच्च न्यायालय के नीचे दीवानी और फौजदारी न्यायालय 3 स्तर पर होते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, दीवानी और फौजदारी न्यायालय 3 स्तर पर होते हैं। जिला न्यायाधीश जिले का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी होता है। उसके पास नागरिक और आपराधिक दोनों मामले में मूल और अपीली क्षेत्राधिकार होते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि मूल अधिकार और अपीली क्षेत्राधिकार दोनों ही होते हैं। दूसरे शब्दों में क्या होता है, जिला न्यायाधीश जो होता है उसे सत्र न्यायाधीश भी कहा जाता है, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ से एक बात और आती है सामने कि जो जिला न्यायाधीश होता है जब दीवानी मामलों को देखता है, उनका निपटारा करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? जिला न्यायाधीश कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति आपराधिक मामलों को देखता है तो उसे सत्र न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है। सेशन कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। और जो सत्र न्यायाधीश होता है उसके पास आजीवन कारावास, मृत्युदंड सहित कोई भी सज़ा देने की शक्ति होती है। हालांकि उसके द्वारा दी गई मृत्युदंड उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के अधीन है, चाहे कोई अपील हो या नहीं हो। ये बात भी ध्यान रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब इनकी नियुक्ति कैसे होती है ये भी देख लेते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, जो भी संबंधित राज्य का राज्यपाल होता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। ठीक है, तो ऊपर जो कथन था हमारे पास कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है, तो इसीलिए वो गलत हो गया, क्योंकि जो न्यायाधीश होते हैं, जो जिला जज होते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के द्वारा। ठीक है, योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो पहला जो कथन है वो ये हो जाएगा कि पहले से ही केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में उस व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, उसे 7 साल तक वकील रहना चाहिए था, उसे नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अनुशंसा की जानी चाहिए। जिस व्यक्ति को जिला जज बनाना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। निचली अदालत के न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, तो अब एक कथन हमारे पास था कि इनका जो स्थानांतरण होता है मुख्यमंत्री के पास होता है, तो इसीलिए गलत हो गया, उच्च न्यायालयों के द्वारा इनकी ट्रांसफ़र प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, 20वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 आया। उसके पहले क्या होता था, किसी भी समय जिला न्यायाधीश के रूप में ऐसे व्यक्ति की कोई पोस्टिंग, पदोन्नति या स्थानांतरण नहीं किया जाता था, अन्यथा इसके अनुसार। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अनुच्छेद 233 क्या कहता है? अनुच्छेद 233 या अनुच्छेद 235 के प्रावधानों को केवल इस तथ्य के कारण अवैध या शून्य या कभी भी अवैध या शून्य माना जाएगा कि ऐसी नियुक्ति, पोस्टिंग, पदोन्नति या स्थानांतरण उक्त प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया है। यह अनुच्छेद 233 कहता है। ठीक, चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा और जो थ्योरी हमने पढ़ी है ये भी समझ आई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, हम लोग उसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित क्षेत्रों अधिनियम 1996 के पंचायत विस्तार के उद्देश्यों में से नहीं है? तो देखिए एक अधिनियम आया था पेशा। ठीक है, तो ये कौन कौन से उसके विस्तार उद्देश्यों में से नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए पहला क्या है, आदिवासी आबादी को स्वशासन प्रदान करना। पेशा 1966 इसी वजह से आया था कि इसमें प्रावधान किया गया था कि जो भी आदिवासी एरिया है, जिसे भी शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया घोषित किया जाएगा, उनको स्वशासन की अनुमति दी जाएगी। मतलब जो भी वहाँ के शासन होगा वे अपने अनुसार चलाएंगे, पंचायत वगैरह के जो रूल्स हैं वो आदिवासी एरिया पे लागू नहीं होते हैं। ठीक है, आदिवासी समुदायों की परंपराओं और रीति रिवाजों का संरक्षण करना, दूसरी बात भी सही है। तीसरी बात जो है, आदिवासी क्षेत्रों में एक स्वायत्त परिषद की स्थापना करना। तो आदिवासी क्षेत्रों में स्वायत्त परिषद की स्थापना नहीं की जाती है, ये बात ध्यान रखिए। क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा ये ऑप्शन नंबर 3 बनेगा, आदिवासी क्षेत्रों में एक स्वायत्त परिषद की स्थापना करना। ये उसके पेशा के अधिनियम में के उद्देश्यों में नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद किस देश से अधिग्रहित किया गया है? तो देखिए जो हमारे यहाँ कैग होता है, जिसे हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, इनका पद ब्रिटेन से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 5 के तहत अध्याय 5 में भारत के जो कैग हैं उनके लिए एक स्वतंत्र पद का प्रावधान किया गया है और महालेखा परीक्षक का पूरा जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक किया गया है। ये भारत की लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख होते हैं, जो भारत का
सार्वजनिक पर्स जिसे हम कहें, जो भारत की सार्वजनिक संपत्ति होती है, उसका संरक्षक होता है। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को कौन नियंत्रित करता है? भारत का लेखा महापरीक्षक नियंत्रण करता है, जिसे हम कैग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। जौनपुर स्थापत्य शैली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है? यह सैयद राजवंश के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था इसको, किसको? जौनपुर स्थापत्य कला को। दूसरा है, इसमें मीनारों के उपयोग से परहेज किया गया है। तो इसमें से जो कथन सही है वह हमें बताना है। तो देखिए, सैयद वंश के द्वारा इसे संरक्षण प्रदान नहीं किया गया था, ठीक है, तो पहले वाला तो गलत है। इसमें मीनारों के उपयोग से परहेज किया गया है, ये बात सही है। जौनपुर स्थापत्य कला शैली जो है शर्की वंश के द्वारा इसको संरक्षण दिया गया था, ठीक है, और शर्की वंश के शासकों ने ही इस शैली को विकसित करने में, इस शैली को पॉपुलर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसमें जो भी बने होते हैं भवन, जो बने हैं, जो जौनपुर की अटाला मस्जिद है बनी हुई है शर्की शैली में, तो वहाँ पर मेहराबों का और मीनारों का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। शर्की वंश देख लीजिएगा, शर्की वंश की स्थापना 1394 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कणाद दर्शन शास्त्र के किस स्कूल के संस्थापक हैं? मतलब कणाद ने कौन से दर्शन की स्थापना की थी? इस क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब यहाँ पर ये है। तो कणाद ने वैशेषिक दर्शन की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। वैशेषिक दर्शन जो है ये प्राकृतिक और वैज्ञानिक दर्शन है, ठीक है। इस यहाँ पर प्रकृति और पुरुष दो तत्वों की प्रधानता मानी गई है, जो कि कणाद के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर 7 प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई है, जिसमें पदार्थ एक मुख्य बात है और बाकी के 6 यहाँ पर दे रखे हैं, वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और सबसे पहले बार भारत में जब कहीं चर्चा की गई परमाणुवाद की, तो महर्षि कणाद के द्वारा ही की गई थी वैशेषिक सूत्र में, ठीक है। तो ये बात को भी ध्यान रखना है। परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम कहाँ पर आया? ये वैशेषिक दर्शन में आया था, वैशेषिक सूत्र नाम की जो पुस्तक है वहाँ पर। अच्छा, सांख्य दर्शन की स्थापना किसने की थी? ये महर्षि कपिल ने की थी। सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन है, जहाँ पर 2 प्रकार के प्रमुख तत्व हैं, पहला पुरुष, दूसरा प्रकृति। जो पुरुष है ये चेतन है, जबकि प्रकृति अचेतन है, ठीक है, जड़ तत्व है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन था वो था न्याय। तो न्याय की स्थापना किसने की थी? महर्षि गौतम के द्वारा की गई थी, ठीक है। यहाँ पर न्याय की तर्कपूर्ण प्रणाली को आंशिक रूप से समझाया गया है, पूर्ण रूप से भी इसको अपनाया जा सकता है। योग की स्थापना किसने की थी? तो योग दर्शन की स्थापना हम सभी जानते हैं, महर्षि पतंजलि ने की थी। और इन्होंने ध्यान पर मन के माध्यम से ध्यान को कैसे मन को कैसे परिवर्तनों को कैसे नियंत्रित किया जाए, ये इन्होंने अपने दर्शन में बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। कंपिल मेला कहाँ पर लगता है? तो कंपिल मेला आपको मिलेगा फर्रुखाबाद में लगता है। और अगर आप लोगों को ध्यान हो, 16 महाजनपद जब हमने पढ़े थे, तो 16 महाजनपदों में एक राजधानी होती थी जिसका नाम था कामपिल्य। तो ये वही वाला कामपिल्य है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर हमारे पास 2 कथन हैं, अब हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला है, शिल्प तथ्यों में असाधारण एक रूपता पाई जाती है, जैसे कि मिट्टी के बर्तन, मुहर, ईंट और तौल से सुस्पष्ट। परिवर्ती हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीक को उपयोग में लिया गया जो कि परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी। तो ये 2 कथन जो हमारे पास हैं, इनमें से केवल पहला कथन सही है, एक रूपता पाई जाती है, लेकिन परिवर्ती हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा के जो भवन निर्माण की जो टेक्निक है ये सेम नहीं है, ये दोनों में अलग अलग है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा ये ऑप्शन नंबर 1 बनेगा, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। गुप्त काल के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा स्कंदगुप्त से संबंधित नहीं है? तो देखिए, स्कंदगुप्त से जो संबंधित नहीं है ये एरण का स्तंभ लेख है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये स्कंदगुप्त से संबंधित नहीं है। और ये कहाँ पर है?
एरण स्तंभलेख, ये एरण स्तंभलेख जो है मध्य प्रदेश के सागर जिले में है, ठीक है। एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल है और भारतीय राजवंशों ने प्राचीन टकसालें जो थीं वहाँ पर थीं और वहाँ पर खुदाई करके विभिन्न प्रकार के सिक्के पाए गए हैं। 5वीं और 6ठी शताब्दी के गुप्त युग के मंदिर और स्मारक वहाँ पर मिले हैं। मूर्ति कला के शरीर पर चित्रित ऋषियों और विद्वानों के एक विशाल पत्थर भी वहाँ पर पाया गया है। एरण में जो शिलालेख पाए गए हैं वो गुप्त साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये स्कंद गुप्त से संबंधित नहीं है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे 2 कथन हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है हमें बताना है। तो पहला कथन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया सोने का सिक्का जारी किया जिसे इब्न बतूता ने दिनार कहा। दूसरा कथन क्या कह रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशियाई और उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सोने के सिक्कों में सांकेतिक मुद्रा जारी करना चाहता था। तो देखिए, पहला जो कथन है ये सही है, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक सोने का सिक्का जारी किया जिसे इब्न बतूता ने क्या कहा था, दिनार कहा था, ठीक है। तो पहले वाला कथन तो सही है, लेकिन जो दूसरा कथन है ये कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने पश्चिमी एशियाई और उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए, किसको, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्या किया, सांकेतिक मुद्रा जारी करना चाहता था। तो जो दूसरा कथन है ये गलत है, ठीक है। पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर के मकबरे से संबंधित है। तो देखिए, जहांगीर जो है ये लाहौर में दफनाया गया था और इसका मकबरा भी फिर वहीं बना दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 लाहौर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। मराठों और अंग्रेजों के बीच हस्ताक्षरित निम्न संधियों सम्मेलनों को क्रोनोलॉजिकल रूप से व्यवस्थित कीजिए अतिशीघ्र शुरुआत से, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था, यहाँ पर सबसे पहले हुई थी सूरत की संधि, ठीक है। सूरत की संधि हुई थी 1875 में, ठीक है। इसको 1875 में ये वाली, तो 4 आ जाएगा पहले पर। उसके बाद जो दूसरी संधि हुई थी ये पुरंदर की संधि हुई थी 1876 में, तो 4 के बाद दूसरा आ जाएगा। फिर बड़गांव सम्मेलन हुआ था 1879 में, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है हमारा 3 नंबर, तो ये बना 4, 2, 3 और उसके बाद सीधा 1, ठीक है। तो सूरत की संधि, फिर हो जाएगा पुरंदर की संधि, बड़गाम सम्मेलन और सालबाई की संधि। सबसे लास्ट में हुई थी सालबाई की संधि, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं आगे कि कौन किस किस के बीच हुई थी। तो 6 मार्च 1775 को हुई थी। यहाँ पे मैंने 1800 किया था, उसको करेक्ट करिएगा आप लोग। 1775 में हुई थी। रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। और पेशवा उस समय कौन थे, रघुनाथ राव जो है उस समय पेशवा सिंहासन के दावेदार थे और अंग्रेज़ों को रघुनाथ राव ने क्या कर दिया था, सालसेट और बेसिन क्षेत्रों का हवाला दिया था जिससे उनको पूना वापस मिल जाए। फिर अगला आता है पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि 1 मार्च 1776 में हुई थी। ऊपर मैंने 1800 बोल दिया था ये सारी चीज़ें, तो इसको करेक्ट करिएगा। ये 1876 में नहीं 1776 में हुई थी सारी संधियाँ, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मराठा मंत्री और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। कलकत्ता परिषद के बीच इसमें दोनों के बीच में सहमति हुई थी। बड़गांव सम्मेलन कब हुआ, 13 जनवरी 1779 में हुआ था। ये प्रथम मराठा युद्ध के बाद कॉम्पैक्ट रघुनाथ राव पेशवा थे और मराठा मामलों में इन्होंने अंग्रेज हस्तक्षेप कर रहे थे उसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। सालबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को इसने समाप्त किया था। सालबाई की संधि ये बहुत फेमस संधि थी और 17 मई 1782 को हुई थी। तो ये सारे आ जाते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान ईस्वी में विजयनगर का दौरा निकोलो कॉन्टी ने किया था। तो निकोलो कॉन्टी ने देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान किस ईस्वी में किया था, तो 1420 में निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम उस समय शासन करते थे। विजयनगर साम्राज्य का दौरा निकोलो कॉन्टी ने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन थी, इन्होंने हुमायूं नामा लिखा था।
अब्दुल हमीद लाहौरी, इन्होंने लिखा था पातशाहनामा। ठीक है, पातशाहनामा या कहीं आपको बादशाहनामा भी मिले तो ये एक ही बात है। ठीक, जबकि जो सही सुमेलित नहीं है वो हमारा आंसर है मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम शाहजहांनामा। इन्होंने ऐसी कोई किताब नहीं लिखी थी, तो ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ग्रीन बॉयज़ 2050 परियोजना में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ग्रीन बॉयज़ 2050 जो योजना है ये संबंधित है जहाज़ों के द्वारा शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, अब ये न्यूज़ चर्चा में कैसे आई? तो पिब में एक न्यूज़ आई थी कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन ग्रीन बॉयज़ परियोजना के लिए अग्रणी नेतृत्व देश के रूप में चुना गया है। तो 2050 में की ये जो परियोजना है, अग्रणी नेतृत्वकारी देश के रूप में भारत को चुना गया, तब ये न्यूज़ चर्चा में आया। ये क्या? ग्रीन बॉयज़ परियोजना। ठीक है, IMO ग्रीन बॉयज़ 2050 परियोजना में न्यूनतम कार्बन वाले भविष्य की ओर शिपिंग के परिवर्तन का समर्थन कर रहा है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ग्रीन बॉयज़ 2050 परियोजना के लिए अग्रणी देश के रूप में चुना गया है, जिसका उद्देश्य जहाज़ों से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों में विकासशील देशों की सहायता करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन बजट से जुड़ा हुआ। केंद्रीय बजट में PM आवास योजना के लिए कुल कितना परिव्यय है? तो अभी जो बजट आया है हमारे, वहाँ पर PM आवास योजना के लिए 79,000 करोड़ रुपए जो हैं ये कुल व्यय किए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस फिल्म को 69वें राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो देखिए 79th नेशनल अवार्ड में रॉकेटरी द नबी इफ़ेक्ट, ये जो फिल्म है इसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर, ये तीनों ही R माधवन हैं। ठीक है, इसी फिल्म को मिला है बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड, ध्यान रखिएगा इसको। अच्छा, अभी 70वें नेशनल अवार्ड की घोषणा भी हो चुकी है, तो इस बार 70वां नेशनल अवार्ड बेस्ट फीचर फिल्म का किसको मिल रहा है? एक मलयालम फिल्म है आट्टम, ठीक है, उसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? ऋषभ शेट्टी, इनको मिला है कंतारा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के खिलाफ प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? तो 2020 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार जो है ये दिया गया है NS धर्मशक्तु को। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत के जो राष्ट्रपति हैं इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो NS धर्मशक्तु ने संस्थागत श्रेणी के तहत कुष्ठ मिशन ट्रस्ट के लिए ये पुरस्कार जीता है। इन्होंने अपने जीवन के कई वर्ष समर्पित कर दिए हैं कुष्ठ रोग से लड़ने के लिए, इसीलिए इनको यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है NS धर्मशक्तु को। अगर संस्थागत श्रेणी की बात की जाए तो कुष्ठ मिशन ट्रस्ट भारत को दिया गया है। और ये जो संस्था है पूरी सदी में कुष्ठ रोगों से पीड़ित लोगों के साथ पूरी तरह से काम कर रही थी, इसीलिए इतना बड़ा पुरस्कार इस संस्था को दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइएगा, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर हमारे पास कितने कथन हैं? पहला कथन क्या कह रहा है? यह एक प्रोत्साहन आधारित योजना है जिसका लक्ष्य व्यक्तिगत व्यक्तियों और शहरी या ग्रामीण स्थानीय निकायों के बीच पर्यावरण की दृष्टि से सकारात्मक कार्यों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्या है? यह कार्यक्रम भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा केंद्रीय बजट 2023-24 के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। उसके बाद तीसरा है, ग्रीन क्रेडिट प्रस्तावित घरेलू बाजार मंच पर व्यापार योग्य होंगे। जबकि चौथा जो करेक्ट आंसर है, इस कार्यक्रम से संगठनों द्वारा ग्रीन वॉशिंग प्रथाओं को बढ़ावा मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
अब ये न्यूज़ में कैसे आया, डाउन टू अर्थ, ठीक है, डाउन टू अर्थ, ये लाइन याद रखिएगा। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रीन क्रेडिट के लिए मसौदा नियमों को अधिसूचित किया था, तब ये न्यूज़ सामने आई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन तरलता समायोजन सुविधा लैफ शब्द का सही वर्णन करता है। तो देखिए जो लैफ है उसका सही वर्णन नकदी की कमी को पूरा करने में बैंकों की मदद करने के लिए एक सहायता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब लैफ का उपयोग आर्थिक अस्थिरता के दौरान नकदी की कमी को दूर करने में बैंकों की सहायता के लिए किया जाता है। यह सुविधा दिन प्रतिदिन के आधार पर लागू की जाती है क्योंकि बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान सुनिश्चित करते हैं कि उनके पास पर्याप्त पूंजी है। मुद्रास्फीति के उच्च स्तर का प्रबंधन करने के लिए आरबीआई तरलता समायोजन सुविधा का उपयोग कर सकता है। लैफ बैंकिंग प्रणाली में तरलता को इंजेक्ट करने या अतिरिक्त धन को अवशोषित करने के लिए आरबीआई के द्वारा तैयार किए गए विभिन्न उपकरणों के माध्यम से काम करता है, ठीक है। तो ये जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, टर्म रेपो, ये सब होते हैं, उसी तरीके से आरबीआई का है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम लैफ कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती के द्वारा विकास को बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए सरकार किस प्रकार की नीति का पालन करने की कोशिश कर रही है। तो राजकोषीय नीति के रूप में जब कर कटौती करती है सरकार तो ये विस्तारवादी नीति का पालन करने की कोशिश करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विस्तारवादी। अब ये विस्तारवादी नीति क्या होती है, तो जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं, मौद्रिक और राजकोषीय प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए, अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए विस्तारवादी नीति को अपनाया जाता है। विस्तारवादी नीति में क्या होता है, आर्थिक गिरावट और मंदी को रोकने के लिए प्रयास किया जाता है, जिसमें सरकार क्या करती है कि करों को कम करती है या फिर सकल मांग या उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकारी खर्च को बढ़ाती है, ठीक है। तो ये हो जाती है विस्तारवादी नीति। देखिए जब लिक्विडिटी ज़्यादा रहेगी तो उससे क्या होगा, मनी मल्टीप्लायर मार्केट में जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो होती है, ठीक। तो विस्तारवादी नीति इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए की जाती है। और अगर संकुचनकारी नीति की बात की जाए तो वो ठीक इसकी उल्टी होती है। ये दे रखा है यहाँ पर, आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, निम्नलिखित में से किसे स्वैच्छिक बेरोजगारी माना जाता है क्योंकि यह नौकरियों की कमी के कारण नहीं होती है। तो देखिए स्वैच्छिक बेरोजगारी एक तरीके से उस समय को कहते हैं कि जब किसी के पास रोजगार के अवसर होते हैं लेकिन वो उस समय बंदा काम नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई बंदा अपनी जॉब स्विच करना चाहता है तो उसने जहाँ भी वो काम कर रहा है वहाँ से उसने नौकरी छोड़ दी और अगली नौकरी उसको मिलने के बीच और पुरानी नौकरी जो छोड़ दी है जब तक कि नौकरी मिली नहीं है, इस बीच का जो समय होता है ये स्वैच्छिक बेरोजगारी कहलाता है, ठीक है। मान लीजिए सैलरी सही नहीं मिल रही है या मनपसंद वर्क प्लेस नहीं मिल रहा है, इस वजह से जो नौकरी जिसने छोड़ी है, जो बेरोजगार व्यक्ति है, इस बीच काम नहीं करता है तो वो स्वैच्छिक बेरोजगारी है। और स्वैच्छिक बेरोजगारी को ही घर्षण बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। घर्षण बेरोजगारी देखिए खोज के बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है। ये नौकरियों के बीच समय अंतराल को संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश कर रहा हो या नौकरी बदल रहा हो, ठीक है। ये सारी बातें देख लीजिएगा, यहाँ पे जो बताया है आपको ये दे रखा है। प्रच्छन्न बेरोजगारी देख लीजिएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, जब वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को नियोजित किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी के पास 2 एकड़ भूमि है और उस परिवार में 10 सदस्य हैं। अगर देखा जाए 2 एकड़ भूमि के लिए 2 सदस्य अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, पर्याप्त हैं, लेकिन उस 10 वर्किंग सदस्य हैं, वर्किंग पीपल हैं, वो 10 के 10 उसी 2 एकड़ भूमि में अपना श्रम देते हैं। इसे ही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। क्या होता है कि जो उनका श्रम है वो इनकम के रूप में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है कि मौसम के दौरान जो खेतिहर मजदूर होते हैं
उनके पास काम नहीं होता है, उसे मौसमी बेरोजगारी कह सकते हैं हम। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है? बाजार में उपलब्ध नौकरियों और बाजार में उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल उत्पन्न होने से होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी हायरिंग कर रही है और उसको चाहिए कि फाइनेंशियल सेक्टर में टैली के चाहिए बंदे, जिनके पास टैली का भरपूर ज्ञान हो और सर्टिफिकेशन भी हो, ठीक है। लेकिन जो उनको मिल रहा है, जो कैंडिडेट्स मिल रहे हैं, उनके पास टैली का सर्टिफिकेशन नहीं है या उनको टैली का अच्छे तरीके से ज्ञान नहीं है, तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी इस तरीके से उत्पन्न होगी वो संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाएगी। चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है? ये मंदी के कारण होती है। जब डिफ्लेशन होता है तो डिफ्लेशन के कारण क्या होता है? आर्थिक विकास में गिरावट आती है और बेरोजगारी भी उत्पन्न होती है। अब इस तरीके से ये बेरोजगारी सारी हमने यहाँ पर देख ली है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के पूंजीगत व्यय का घटक नहीं है? तो देखिए, पूंजीगत व्यय वे होते हैं जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होते हैं, ठीक है। कैपिटल चीज़ें जैसे मशीनरी के अधिग्रहण पर व्यय करना, ये हो जाएगा। भूमि अधिग्रहण पर व्यय, भवन के अधिग्रहण पर व्यय। जबकि ब्याज भुगतान जो है ये पूंजीगत व्यय नहीं कहलाता है। किसी विकास पर खर्चा या फिर निवेश पर खर्चा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है उसको कहते हैं। ब्याज भुगतान नहीं आता है कैपिटल में, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और एक चीज़ और होती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में। कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? दीर्घकालिक होते हैं, ठीक है। ये जो बातें आपको बताई हैं ये यहाँ पर दे रखी हैं, आप इसको पढ़ भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन विदेशी मुद्रा आरक्षित तत्वों का गठन करता है? तो देखिए, सोना, विदेशी मुद्रा, वैश्विक निक्षेपागार रसीदें, वैश्विक आहरण अधिकार। तो इसमें से सोना, विदेशी मुद्रा और विदेशी आहरण रसीदें, मतलब विशेष आहरण रसीदें, इसे विदेशी नहीं विशेष आहरण रसीदें, ठीक है। स्पेशल विड्रॉल राइट्स, ठीक है। स्पेशल विड्रॉल राइट्स जो होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 ये सही हैं। जबकि वैश्विक निक्षेपागार रसीदें ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो 1, 2 और 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। बैंगनी क्रांति को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में शुभारंभ किया गया है। यह क्रांति का जो है किस फसल से संबंधित है? तो लवेंडर का फूल आप लोगों को पता होगा, ये बैंगनी कलर का होता है, जिसे कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जम्मू कश्मीर में शुरू किया है। ऑप्शन नंबर 3 लवेंडर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को पर आइएगा। एमएसपी को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक ध्यान में रखे जाते हैं? तो एमएसपी को ठीक करने के लिए मांग और आपूर्ति, उत्पादन की लागत, इसके साथ साथ अंतर फसल मूल्य में समता, ये तीनों ही कारण बातें ध्यान में रखी जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 3 नहीं 4 होगा, 1, 2 और 3 तीनों ही बातें सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और एमएसपी को डिसाइड कौन करता है? एमएसपी जो है किसकी संस्तुति पर आती है? तो एमएसपी CACP संस्तुति करता है, ठीक है। उसके आधार पर एमएसपी सरकार के द्वारा डिसाइड की जाती है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने वाला शीर्ष बैंक कौन सा है? तो भारत में जो एग्रीकल्चर रीफाइनेंसिंग है वो कौन करता है? ये नाबार्ड करता है। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाबार्ड उत्पादन, विपणन और खरीद गतिविधियां जो भी होती है इनके लिए रीफाइनेंसिंग करता है। सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण अग्रिम मांग पर चुकाने योग्य ऋण या 12 महीने से अधिक या निश्चित अवधि की समाप्ति पर प्रदान करता है, ठीक है। ये अल्पकालिक ऋण देता है मूल जो बैंकें हैं उनको, जिससे क्या होता है जमीनी स्तर पर ऋण प्रवाह में सुधार होता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, नाबार्ड के अध्यक्ष का नाम ध्यान रखना है। तो इनका नाम हो जाएगा शाजी कृष्णन वी। ऑप्शन ध्यान रखिएगा इसको, शाजी कृष्णन वी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ट्रांसजेनिक फसल का नाम बताइए जिसमें विटामिन बी
विटामिन ए के संश्लेषण के लिए 3 जीनों के जेनेटिक इंजीनियरिंग की तकनीक के माध्यम से पेश किया जाता है। तो देखिए विटामिन ए जो है राइस में 3 जेनेटिक इंजीनियरिंग करके डाला गया है, जिससे कि क्या है विटामिन ए जो है बीटा कैरोटीन संश्लेषित करता है। बीटा कैरोटीन विटामिन ए का निर्माण करता है। तो जो चावल है जहाँ पर विटामिन ए की कमियाँ होती हैं, बच्चों में पाई जाती हैं, बड़ों में पाई जाती हैं, तो जो गोल्डन राइस है उसके द्वारा ये कमी ठीक की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सुनहला चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से वैश्वीकरण के परिणाम हैं। तो देखिए वैश्वीकरण के जो परिणाम हैं, नई व्यापार और औद्योगिक नीतियाँ, नई बैंकिंग एवं वित्त नीतियाँ, श्रम बाजार में सुधार और राजस्व एवं राजकोषीय सुधार। तो ये चारों ही जो हमारे पास दे रखे हैं ऑप्शन, ये चारों ही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 ABCD और क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करते समय भोजन की न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी औसत कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो देखिए गरीबी रेखा का निर्धारण करते समय भोजन की ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी प्रति व्यक्ति कैलोरी की आवश्यकता होती है वो है 2400 कैलोरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर यही बात शहरी क्षेत्रों के लिए कही जाए तो उनके लिए कितनी कैलोरी आवश्यक होती है, 2100 कैलोरी। ठीक है, 2100 कैलोरी। ये डिफरेंस क्यों रखा गया है? जो भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है ICMR, इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी रखा है शहरी क्षेत्रों के लिए, क्योंकि जो गांव वाला व्यक्ति होता है, जो ग्रामीण व्यक्ति होता है, वे शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा यहाँ पर, जब खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 1800 कैलोरी का न्यूनतम आवश्यक कैलोरी का मानदंड इन्होंने निर्धारित किया है। ठीक है, चलिए तो ये सारी बातें हो गई यहाँ पर। और एक चीज़ और, अब जब कैलोरी की बात हो रही थी उसके बाद 2011-12 के लिए समय समय पर मौद्रिक गणना के आधार पर इसको संशोधित किया गया है। एक व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा के नीचे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1816 रुपये प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है। कहने का मतलब ये है, जो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में 1816 रुपये गरीबी रेखा के नीचे वाला वो व्यक्ति होगा जो 1816 रुपये अपने ऊपर खर्च कर लेता है, वो गरीब व्यक्ति कहलाएगा ग्रामीण क्षेत्र में। और जबकि शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो यही 1000 रुपये राशि हो जाती है व्यक्ति को गरीब होने के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बना था? तो देखिए अंग्रेजों के साथ सबसे पहले सहायक संधि जिसने की थी वो था हैदराबाद। हैदराबाद के जो निज़ाम थे वहाँ पर इन्होंने अंग्रेजों के साथ सबसे पहले सहायक संधि की थी। तो ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हमारे हो जाएगा। और आज की क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे, बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हैं हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और इस क्लास के जो भी क्वेश्चंस बचते हैं हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, इसलिए नेक्स्ट एपिसोड भी आप लोगों को देखना है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है आप लोगों को। पढ़ते रहिए, बेस्ट विशेस के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।